ऑब्जेक्ट लिक्विड सरफेस के ऊपर फ्लोट होता है, लिक्विड के अंदर फ्लोट होता है या फिर बॉटम पे जाता है, ये कैसे डिसाइड होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर फ्लोट होता है, पानी के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर फ्लोट होता है, जैसे कि वो बॉटल फ्लोट हो रहा था पानी से भरा हुआ, या फिर नीचे जाता है, सरफेस के ऊपर जाता है, सिंक होता है नीचे, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? वो डिपेंड रहता है, देखो क्या है, the object floats if the object float होगा कब? if the buoyant force is larger than its weight, अगर ऑब्जेक्ट का वेट क्या है? कम, ओके, ऑब्जेक्ट का वेट क्या है? कम, ओके, तो वो क्या होगा? सरफेस के ऊपर फ्लोट होगा। देखो क्या लिखा है, if the object floats, ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर फ्लोट होगा, लिक्विड के सरफेस के ऊपर फ्लोट होगा जब बाइंड फोर्स ज्यादा रहेगा, यानी इस लिक्विड का फोर्स क्या है? ज्यादा, किससे? इसके वेट से ज्यादा, तो ये ऊपर फ्लोट होगा ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। नेक्स्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट सिंक्स, ऑब्जेक्ट क्या होगा? सिंक होगा, यानी ये देखो, ये इसका बॉटम है, ये लिक्विड का ये बॉटम है, तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सिंक होगा, नीचे बॉटम की तरफ आएगा। कब? द ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ द बाइंड फोर्स इज स्मॉलर, ये जो लिक्विड है उसका फोर्स इस ऑब्जेक्ट के वेट से अगर कम है, ऑब्जेक्ट के वेट से क्या है? कम, तो ऑब्जेक्ट नीचे सिंक होगा। द ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ द बाइंड फोर्स इज स्मॉलर देन इट्स वेट, ओके। थर्ड क्या है? द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इनसाइड द लिक्विड, अभी ये ऑब्जेक्ट है वो इस लिक्विड के अंदर फ्लोट होगा, ना लिक्विड के ऊपर ना इस बॉटम पे, लिक्विड के अंदर फ्लोट होगा। कब फ्लोट होगा? if the buoyant force is equal to its weight, अगर buoyant force and its object का weight सेम है तो वो इस लिक्विड के अंदर फ्लोट होगा, ओके। वेट स्मॉलर है, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वेट ज्यादा है ऑब्जेक्ट का, इट विल सिंक। वेट सेम है, एज द सेम द बाइंड फोर्स, इट विल फ्लोट इनसाइड द लिक्विड, ओके। तो यहाँ पे अपना कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट, फोर्स एंड प्रेशर। प्रेशर का हम लोग का नेक्स्ट कंसेप्ट है, प्रीवियस कंसेप्ट में हम लोगों ने बाइंड फोर्स देखा था, नेक्स्ट कंसेप्ट है हम लोग का आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओके। क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिख रहा है, ये देखो, ये रबर स्ट्रिंग है, ओके, और उसको स्टोन टाइप किया है, नॉर्मल जार में रखा है उसको। अभी यहाँ पे देखो, सेम है रबर स्ट्रिंग एंड स्टोन, और उसको रखा है पानी में, ओके। क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग का साइज बढ़ गया है, लेंथ बढ़ गया है, सेम साइज का स्ट्रिंग है मगर इसका लेंथ बढ़ गया, ओके। रबर स्ट्रिंग है, रबर बैंड है, ओके, तो उसका लेंथ देखो बढ़ गया ड्यू टू द प्रेशर ऑफ या फिर ड्यू टू द फोर्स ऑफ दिस स्टोन। यहाँ पे देखो इसका लेंथ देखो कम हुआ है, अभी ऐसा क्यों? यहाँ पे भी उसी मास का, सेम मास का स्टोन है, यहाँ पे भी सेम मास का स्टोन है, ये दोनों स्टोन का मास सेम है मगर यहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कम फोर्स अप्लाई हो रहा है। कैसे दिख रहा है? ये देखो, ये रबर बैंड जो है या फिर रबर स्ट्रिंग है उसका साइज बढ़ गया है, यहाँ पे उसका लेंथ यानी साइज क्या है? कम है। ऐसा क्यों होता है? ओके, क्या दिया? Observe the length of the rubber in the both case. This length is shorter than the earlier length. यहाँ पे देखो, length shorter than the earlier length. Okay. By dipping the stone in the water, the length of the stretched rubber gets slowly reduced. जब हम लोग ये स्ट्रिंग किसमें डालते हैं? स्ट्रिंग से टाइप किया हुआ स्टोन किधर डालते हैं? वाटर के अंदर डालते हैं, ओके। तो इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या होता है? कम होते जाता है। लेंथ क्या होता है? कम होता है। पहले जितना था उतना नहीं होता है, कम होता है, ओके। Gets slowly reduced and is minimum when it sinks completely in the water. वाटर के ऊपर थोड़ा है यहाँ पे तो थोड़ा ज्यादा उसका लेंथ रहेगा स्ट्रिंग का। जब वो कंप्लीटली वाटर के अंदर जाएगा तो ये एक सर्टेन उसका लेंथ रहेगा, ओके, सबसे कम रहेगा, इससे तो कम ही है, देखो दिख रहा है, कम दिख रहा है, ओके। ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है उसके ऊपर? When the stone is sunk in the water, जब स्टोन पानी में डूब गया, sunk in the water, a buoyant force act on it in the upward direction, okay? अभी ये स्टोन इधर है, empty जार में, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है जो उसको नीचे खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। उसके वजह से इस स्ट्रिंग के ऊपर, रबर स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसका लेंथ बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो क्या होता
ये जब रबर स्ट्रिंग जो स्टोन को डाई किया है पानी के अंदर चला गया तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है। वो फोर्स है पानी का बाइंड फोर्स जो उसके वेट को बैलेंस करता है। ओके, वो वेट को बैलेंस करेगा यानी ऐसे नीचे से उसको बैलेंस करेगा तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है रबर स्ट्रिंग उसके ऊपर जो टेंशन आएगा, उसके ऊपर जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा कम, तो उसका लेंथ क्या होता है रिड्यूस होता है। क्या लिखा है देखो, अपवर्ड डायरेक्शन द वेट ऑफ द स्टोन एक्ट्स डाउनवर्ड, स्टोन का वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है मगर एट द सेम टाइम बाइंड फोर्स एक्ट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जो इस स्टोन के वेट को बैलेंस करता है। इसकी वजह से ये स्ट्रिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता। Okay, therefore the force which is acts on in the downward direction is effectively reduced। तो ये जो force act हो रहा है downward direction में किसके ऊपर, इस रबर स्ट्रिंग के ऊपर, वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है, वो कम रिड्यूस हो रहा है। ओके, अभी इसके पीछे रीजन क्या है, ओके वो तो हम लोगों ने देखा बाइंड फोर्स। अभी आगे हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। When the object is partially or fully immersed in a fluid, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में डूबा हुआ है पार्शियली यानी आधा डूबा हुआ है या फिर सर्टेन सरफेस उसका पानी में डूबा हुआ है या फिर फुल्ली इमर्स या फिर पूरा डूबा हुआ है, ये देखो स्टोन पूरा पानी में अगर डूबा हुआ है, a force of buoyancy acts on it, उसके ऊपर क्या एक्ट होगा, बाइंड फोर्स एक्ट होगा in the upward direction। This force is equal to, अभी ये इसके ऊपर एक्ट होने वाला बाइंड फोर्स कितना होगा, the force is equal to the weight of the fluid displaced by the object। ओके, वो बाइंड फोर्स इस स्टोन के ऊपर एक्ट होने वाला कितना होगा, वो डिपेंड रहेगा ये जो ऑब्जेक्ट ने कितने वेट के पानी को डिस्प्लेस किया है। यानी कि क्या, ये देखो अगर ये स्टोन डालने से पहले ये पानी का लेवल इतना था, सपोज कितना है, इतने लेवल तक ही पानी था। जैसे हम लोग इसके ऊपर स्टोन, इसके अंदर स्टोन डालते हैं तो एक सर्टेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और इसके वेट के इतना पानी डिस्प्लेस करता है। तो देखो पानी का लेवल बढ़ गया, इतना लेवल बढ़ गया बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस स्टोन। ओके, तो उतने वॉल्यूम का या फिर उतने वेट का वो क्या करता है, फ्लूइड या फिर लिक्विड डिस्प्लेस करता है। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, जितना इसने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है उतना ही फोर्स उसके ऊपर बाइंड फोर्स एक्ट होगा। देखो फिर से क्या लिखा है, देखो द फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उतना ही वेट इसके ऊपर एक्ट होगा। ओके, अभी जितना इसका वेट है उतना ही फ्लूइड यहाँ पे डिस्प्लेस होगा। ओके, उसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर ये अप टू द रिम भरा हुआ है, अप टू द रिम भरा हुआ है यानी पानी यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा जैसे ही हम लोग इस स्टोन को अंदर डालेंगे तो जितना इसका वेट होगा उतना ही पानी या फिर जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी यहाँ पे बाहर चला जाएगा। ओके, क्योंकि अप टू द रिम ये पानी भरा हुआ है, अगर पानी अप टू द रिम भरा हुआ है। ओके, तो ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एग्जाम में आता है। ओके, the uses of Archimedes principle, what are the uses of Archimedes principle? Construction of ships and submarines, submarines पानी के अंदर से जाने वाले, okay, ships। The instruments such as a lactometer, lactometer किसके लिए यूज होता है, to check the purity of milk। hygrometer based on this principle, okay, hygrometer यानी ये क्या चेक करता है, मॉइस्चर वगैरह चेक करता है, उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। ओके, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड रिलेटिव डेंसिटी। ओके, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है हम लोग का डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का मास अपॉन ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में डेंसिटी का यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। Okay, the property density is very useful in deciding the purity of the substance। density ये property क्यों यूज होता है, to check the purity of any substance, purity check करने के लिए ये density property यूज होता है। relative density of a substance is expressed with
रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो वो विद रिस्पेक्ट टू किससे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, तो देखो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी, एनी सब्सटेंस का अगर रिलेटिव डेंसिटी हम लोग को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं? डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी किससे रिलेट किया जाता है? डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका ये फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इट हैज नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी को यूनिट नहीं होता। क्यों यूनिट नहीं है? ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी, यानी दोनों का यूनिट अगर सेम है और दोनों डिवाइड में तो वो कैंसिल हो जाए। इसलिए रिलेटिव डेंसिटी को यूनिट नहीं होता। ये आपको ट्रू और फॉल्स में या फिर फिलप्स में आता है, याद रखने का। ओके, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी आपको फिलप्स में आता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का वो लेसन है, उसका जितना भी टॉपिक है हम लोगों ने कवर किया है। अभी यहाँ से अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सम्स है। ओके, इजी सम्स है, तो यहाँ पे हम लोग अभी ये सम्स सॉल्व करेंगे। ओके, अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 का सम है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आपको सम दिख रहा है। देखो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल सम है। ये सम नंबर फर्स्ट, ये सम नंबर सेकंड। इजी सम है। क्या क्या दिया है? मास दिया है एंड वॉल्यूम दिया है। ओके, और यहाँ पे डेंसिटी दी है। दो चीजें दी है, एक निकालना। ओके, फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम लोग फर्स्ट सम लेते हैं, फर्स्ट सम देखो क्या दिया है। फर्स्ट सम में मास दिया है, दिख रहा है मास कितना है? 350 केजी मास दिया है। और क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम कितना दिया है? 175 मीटर क्यूब, 175 मीटर क्यूब। देखो जब भी केजी रहेगा मास तो वॉल्यूम हमेशा मीटर में ही रहेगा। किसमें रहेगा? मीटर में ही रहेगा। ओके, फॉर्मूला क्या है हम लोग का? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है। वैल्यूज डालो। मास क्या है? 350 अपॉन ये क्या है? 175। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है? 2। आंसर कितना आता है? 2। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 350। ओके, तो 175 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आया 2। ओके, तो डेंसिटी कितना आया इसका? डेंसिटी इज इक्वल टू 2। ओके, यूनिट देखो, इसका यूनिट क्या है? केजी। इसका यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो आएगा केजी पर मीटर क्यूब। ओके, सम सॉल्व हो गया। इजी है, सिर्फ वैल्यूज डालना है और सम सॉल्व करना है। वैल्यूज डाल के क्या करना है? सम सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट अगर आप सम देखते हो, नेक्स्ट सम, तो उसमें देखो मास दिया नहीं है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है। ओके, तो ये मास दिया नहीं है। ओके, नेक्स्ट सम है, उसमें देखो डेंसिटी दिया है 4 ओके केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट वॉल्यूम दिया है 190 मीटर क्यूब। फॉर्मूला वही यूज करने का, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी का वैल्यू डेंसिटी के नीचे मास दिया नहीं, वैसा ही लिखा, वॉल्यूम लिखा। अब ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। देखो मास इज इक्वल टू 190 इंटू 4। अगर 190 इंटू 4 करते हैं आंसर कितना आता है? देखो 0। ओके, 4 9 जा 36। कितना जाता है आगे? 3। 4 1 जा 4 और 3 कितना आता है? 760। ओके, तो इसका आंसर कितना आया? 760। फॉर्मूला वही है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सिंपल है, वैल्यूज डालने का। अगर डिवाइड में है इधर तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, या फिर डिवाइड करना है तो डिवाइड कर देगा और आंसर आता है। इजी सम है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। तो ये सम यहाँ पे अपना खत्म।